जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। CSS 2025 अकाउंटिंग का पेपर कल हुआ था आई थिंक, और उसका जो पेपर 1 है उसका ऑब्जेक्टिव पार्ट देख लेते हैं। जो 20 मार्क्स के MCQs थे उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर थ्योरेटिकल देखेंगे। पहला जो MCQ है स्टूडेंट्स वो था कि इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग गुडविल इज क्लासिफाइड एज इंटेंजिबल एसेट होता है। एंड एसेट दैट इंटेंजिबल से कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी ऐसा एसेट जिसको टच नहीं किया जा सकता। मींस गुडविल एक वैल्यू होती है कंपनी की, उस एक ऐसा एसेट नहीं है जिसको हम टच कर सकें या जिसको ले सकें। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन नंबर 2 था जी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अकाउंटिंग साइकिल इज ट्रू। एडजस्टिंग एंट्रीज आर ऑप्शनल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एडजस्टिंग एंट्रीज कंपलसरी होती हैं क्योंकि उसके बगैर आप एक्चुअल अकाउंट का वैल्यू या एक्चुअल अकाउंट का स्टेटस नहीं कंसिडर कर सकते। साइकिल बिगिंस विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन से स्टार्ट नहीं होती। ये साइकिल बिगिंस विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन से स्टार्ट नहीं होती। ये अकाउंट बेसिक जो जर्नल अकाउंट्स है उसकी प्रिपरेशन से स्टार्ट होती है। ठीक हो गया। सो पार्ट सी जो सा है इसका कि क्लोजिंग एंट्रीज ट्रांसफ़र बैलेंसेस फ्रॉम टेम्प्रेरी अकाउंट्स टू रिटेन्ड अर्निंग्स, ये वाला आंसर ठीक था। जो लास्ट है उसमें इंक्लूड्स टेम्प्रेरी अकाउंट्स, टेम्प्रेरी नहीं उसमें परमानेंट अकाउंट्स इंक्लूड करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका जो सा ऑप्शन सी था कि क्लोजिंग एंट्रीज ट्रांसफ़र बैलेंसेस फ्रॉम टेम्प्रेरी अकाउंट टू रिटेन्ड अर्निंग्स, ये ठीक था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द पर्पज़ ऑफ रिवर्सिंग एंट्रीज इज़ टू करेक्ट एरर इन ट्रायल बैलेंस, ये सिंपल सा सवाल एक था। ठीक हो गया जी। फिर है जी क्वेश्चन नंबर 5 कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज सेड टू बी रेलिवेंट व्हेन इट इज़ फ्री फ्रॉम मटेरियल एरर्स। ठीक है जी, इसका भी पार्ट ए, ऑप्शन ए ठीक था। इन्फ्लुएंसेस डिसीजन मेकिंग ऑफ यूजर्स कैन बी कंपेयर्ड अक्रॉस एंटिटीज सपोर्टेड बाय एविडेंस फ्रॉम इंडिपेंडेंट सोर्सेज, ये तीनों नहीं थे। पहला वाला मटेरियल फ्री फ्रॉम मटेरियल एरर्स ये वाला था। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 6 है कि प्रेडिक्टिव वैल्यू ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रेफर्स टू इट्स एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स डिसीजंस। प्रेडिक्शन स्टूडेंट्स हम फ्यूचर के बारे में ही कर सकते हैं। प्रेजेंट तो जो है वो नज़र आ रहा है और पास्ट जो है वो गुजर चुका है। सो फ्यूचर को ही हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स जो सी हमारी होंगी उनका इन्फ्लुएंस क्या होगा या वो कैसी होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं जी। इफ़ टू कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्रीज यूज डिफरेंट अप्रिसिएशन मेथड्स द कंपेरेबिलिटी ऑफ देयर इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में बी compromised अनलेस, जब तक कि फुल डिस्क्लोजर ऑफ इट्स मेथड इज़ प्रोवाइडेड। जो ऑप्शन डी है वो लास्ट वाला ये ठीक था, ये करेक्ट है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। फिर है जी क्वेश्चन नंबर 8 के विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द सोल प्रोप्राइटरशिप रिफ्लेक्ट्स द ओनर्स विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज। स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी है जिसमें हमारे पास ड्राइंग्स का जो है एक हेड होता है, ये ड्राइंग्स का अकाउंट होता है, वो हमें डिस्क्लोज करता है कि जनाब ओनर ने पैसे कितने पर्सनल यूज़ के लिए निकाले या जिस भी यूज़ के लिए निकाले। जो ड्राइंग्स हैं वो होती हैं ओनर ने जो पैसे निकाले बिजनेस में से। ठीक है, सो दिस इज़ द वन, ऑप्शन डी जो सा है। फिर है जी क्वेश्चन नंबर 8 है व्हेन द कॉर्पोरेशन इश्यूज अबव देयर पार वैल्यू द एक्सेस अमाउंट इज क्रेडिट टू शेयर प्रीमियम अकाउंट, जो कि आगे फिर जाके पेड इन कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ऑप्शन बी ठीक था। फिर है दी पार्टनरशिप डिसाइड्स टू इनकॉर्पोरेट इनटू अ प्राइवेट कंपनी, व्हाट हैपन्स टू पार्टनर्स इक्विटी अकाउंट। वो स्टूडेंट्स जो से हैं वो एज इट इज़ एज एसेट्स और बाकी जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं इनटू कॉरपोरेशन। सो वो रिटेन्ड एंड बैलेंस शीट ही रहेंगे, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे जैसे वो थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड फॉर स्पेसिफिकली फॉर बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स होते हैं, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं। फिर है जी क्वेश्चन नंबर 11 विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ यूनिक टू पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग। आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। मेरा ख्याल है ये अप्रोप्रिएशन अकाउंटिंग है, क्योंकि अप्रोप्रिएशन अकाउंटिंग बेसिकली बताता है हमें कि हमने जो प्रॉफिट्स अर्न किए या जो शेयर्स हैं हमारे वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे बिटवीन स्टेक होल्डर्स। तो पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 12 है अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एनुअल रिपोर्ट एम्फसाइजेस द यूज ऑफ फंड्स
to achieve its mission rather than profitability. This highlights compliance with government rules होते हैं, ठीक है, अदरवाइज ये टैक्सेबल हो जाता है। अगर प्रॉफिट की बात करेंगे, ये फोकस उनका प्रॉफिटेबिलिटी होगा, तो फिर उन्हें टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। अच्छा जी, क्वेश्चन 14 है, विच 13 सॉरी, विच कॉस्टिंग मेथड इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर इंडस्ट्री स्पेसिफिकेशन वेयर प्रोडक्ट्स आर यूनिक एंड प्रोड्यूस्ड टू कस्टमर स्पेसिफिकेशन। ये जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग होती है। 14th वन इज़ कि मार्जिनल कॉस्टिंग इज़ प्राइमरीली यूज फॉर शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग होती है ये, ठीक है स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के लिए होती है। ये बेसिकली डील करती है विद वेरिएबल कॉस्ट, कि आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट हैं वो कैसे वेरी करती हैं विद टाइम या विद नंबर ऑफ़ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। अगला है जी, ओवर अप्लाइड ओवरहेड मींस कि एक्चुअल ओवरहेड्स आर लेस देन दी अप्लाइड ओवरहेड। ओवर कर दिया ना हमने, एक्स्ट्रा लगा दिया, ठीक हो गया। 16th is कि a manufacturing company is considering whether to produce in-house or outsource production. Relevant cost for this decision includes, इसमें जनाब आउटसोर्सिंग की कॉस्ट, डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट, ये दो चीज़ें हम कंपेयर करते हैं। इशू इज़ कि जब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, तो फिर वो फिक्स कॉस्ट तो वो इनकर कर रही है ना, वो यूटिलिटीज़ भी पे कर रही है, वो एम्प्लॉयज़ का भी पे कर रही है, वो बाकी सारा कुछ तो कर रही है। सिर्फ जो वेरिएबल कॉस्ट है उसकी मटेरियल एंड लेबर एक्सेट्रा वो वेरी करती हैं, ठीक है। सो उसको हम कंपेयर करेंगे विद द आउटसोर्सिंग कॉस्ट। ये हो गया। उसके बाद अगला है, ज़ीरो बेस्ड बजटिंग रिक्वायर्स मैनेजर्स टू जस्टिफाई ऑल बजटेड एक्सपेंडिचर्स फ्रॉम स्क्रैच। ये ऑप्शन सी ठीक था इसका। उसके बाद है जी, इन रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कॉस्ट दैट अ मैनेजर मस्ट कैन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस इज कॉल्ड कंट्रोलेबल कॉस्ट। ये ऑप्शन डी था इसका। सेकंड लास्ट वन इज, द कंपनी हैज़ एन एनुअल कॉस्ट ऑफ 2 lakhs, वेरिएबल कॉस्ट 20 की, सेलिंग प्राइस 50 की, हाउ मैनी यूनिट्स मस्ट अ कंपनी सेल टू ब्रेक इवन। अच्छा, ये 6666 आएगा इसका आंसर। इसका जो फॉर्मूला है दैट इज़ वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस द वेरिएबल प्राइस, सॉरी फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय द कंट्रीब्यूशन मार्जिन, वेरिएबल नहीं, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय द कंट्रीब्यूशन मार्जिन। और कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है जी, सेलिंग प्राइस माइनस द वेरिएबल कॉस्ट। सो 50 माइनस 20 इज़ 30, और जब 200,000 को 30 पे डिवाइड करेंगे तो डैट इज़ 6,667। सो वो क्लोजेस्ट जो सा है वो 7,000 ही होगा, क्योंकि 6,000 पे अगर रखेंगे तो वहाँ पे वो ब्रेक इवन नहीं होगा, उसकी कॉस्ट जो सी है वो ज़्यादा रहेगी और प्रोडक्शन जो सी है वो लो रहेगी। सो इट इज़ 7,000। लास्ट क्वेश्चन जो था, इन सेल्स मिक्स डिसीजन अ प्रोडक्ट विद हाई कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट शुड बी प्रायोरिटाइज्ड व्हेन रिसोर्सेज आर कंस्ट्रेंड। क्वेश्चन आंसर नंबर बी इसका था। तो ये हमारे एमसीक्यूज थे जो आज उसने दिए हैं, हमने आई थॉट इसको सॉल्व कर दिया जाए। सो स्टूडेंट्स, अगर कहीं पे गलती हो ज़रूर हाईलाइट करें, वी आर नॉट परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। सो ये है, बाकी के अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, कोई भी सजेशंस हो ज़रूर दें कमेंट्स बॉक्स में, इट इज़ ऑलवेज ओपन। थैंक यू स्टूडेंट्स।